हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में सबसे पहले स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिटेल्ड हमने स्टडी कर लिया था। उसमें से हमने फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया और आपको सब कुछ होप है कि याद भी होगा। रीजन क्या है, काफी अच्छे डिटेल से हमने मल्टीपल रिवीजंस भी उसके कर लिए हैं और काफी अच्छे से समझा है और हमने उसको बाकी आगे आने वाले चैप्टर जो चैप्टर 2, 3 एंड 4 एंड 5 है उससे काफी कुछ कोरिलेट करके देखा है। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 एंड ऑनवर्ड जो 10 तक है उसी का कोरिलेशन कहां पास दिया हुआ है, चैप्टर चैप्टर 1 के पार्ट बी चार्ट में, जो किससे डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। उसका भी हमने काफी कुछ इंट्रोडक्शंस देख लिए थे कि उसकी हिस्टोरिकल क्या है, मीनिंग क्या थी। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, सब कुछ क्या हो रहा है ब्रॉडर और मैक्रो लेवल में हो रहा है। ओके, अब हमको यहाँ पास देखना था स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। अब ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग से, बहुत ही फोकस के साथ पढ़ना। रीजन क्या है, आपने चैप्टर नंबर 6 to 10 अभी पढ़ा नहीं है। उसके जितने भी डिफिकल्ट या कि यूनिक या कि फर्स्ट टाइम आप बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी सुनने वाले हो कि जो आपको यूज टू में नहीं थे। सो उसको मैं समझाऊंगा भी। स्टिल ऐसा नहीं है कि अपन ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये नहीं बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीजें कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब वो सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। सो अपन इसको स्ट्रेट बोर्ड की बुक से ही आते हैं। पहले देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने बोला डील्स किससे करेगा, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल। अच्छा, ये जनरल प्राइस लेवल एक वर्ड होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स जनरली जो प्राइस मार्केट में चल रही है, जो डे टू डे लाइफ में गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो, उनकी एवरेज प्राइस, एक दिन का कितना आपको कॉस्टिंग लगता है, प्राइस लगता है। अब आपको कार चलाने के लिए जो लग्जरी है उनके बारे में यहाँ पर जनरली नहीं कंसिडर किया जाता है। समझ में आ रहा है? तभी मैं ऐसे कोई टर्मिनल मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना जनरली अपन एक कंजम्पशन करते हैं उसके प्राइसेस का एवरेज ही होता है क्या है आपका जनरल प्राइस लेवल। सो वो भी इसीलिए देखा जाता है। हर एक गुड्स का गवर्नमेंट ऐसे नहीं देखती बैठेगी। ओके, अब किसी की शॉर्टेज हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया कंट्री के अंदर, तो उसके प्राइस राइज है, तो उसका रीजन क्या है वो सब अलग से अपन देखेंगे। लेकिन जनरल प्राइस लेवल समझ में आया, ब्रॉडर लेवल में एक ओवरव्यू, वो आगे चल के और भी डिटेल में आएगा। फिर इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ट्रेड साइकिल। मैंने प्रीवियस सेशन में ट्रेड साइकिल के बारे में बताया था। पहले हाउस होल्ड देता है क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसको, बिजनेस इंडस्ट्रीज, बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर उसके अगेंस्ट में क्या देता है, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता था, प्रॉफिट। वो कहां जाता था फिर, हाउस होल्ड में। हाउस होल्ड वाले उससे क्या करते थे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, अपने रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए वो सब कंजम्पशन करते थे, किससे, बिजनेस सेक्टर से। ओके, सो उसके लिए क्या देंगे, वो पैसे देंगे बिजनेस सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर उनको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। राइट, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, ट्रेड साइकिल एक टाइप का। ओके, सो बिजनेस फ्लक्चुएशन, तो दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द स्टडी एग्रीगेट। अब इसके अंदर मेन आ रहा है ये स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे डरने की जरूरत नहीं है, एक एक करके अपन सबको और अच्छे से देखेंगे। हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कुछ पार्ट, जो कि उसमें से था बिजनेस साइकिल एक। ये बार बार माइक्रो में क्यों आना चाहता है, ये देखो। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एक्सप्लेन करता है फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स, अभी फैक्टर्स के बारे में अब आप लोग को समझ में आता है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन विच फैक्टर्स डिटरमाइन, कौन से फैक्टर जो डिटरमाइन करेंगे क्या, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो देश के अंदर के नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करेंगे। व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लेवल ऑफ इनकम को चेंज करती है, आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी और एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है क्या वो, तो वो एम्प्लॉयमेंट से क्या डिसाइड होगा, पॉवर्टी भी डिसाइड होगी। ओके, सो टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन।
अब ये क्या होता है, इसके ऊपर में ये जो दो टर्म दे दिए है ना, लास्ट ईयर तक भी और इस साल भी, इसके ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है। नेशनल इनकम का जो टॉपिक है आपका अभी, उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन मैंने कहीं ना कहीं आपको बताया है, क्या होता है बताओ। इन्वेस्टमेंट फंक्शन स्टार्ट्स विद स्मॉल सेविंग्स, ध्यान आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, अनटिल अनलेस यू हैव हर्ड एटलीस्ट वंस, तो आपको नहीं स्ट्राइक करेगा। अब मैंने बताया था, ध्यान आ रहा है, अभी कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा है। यही चीज वहां भी लिखी हुई है, नेशनल इनकम का जो नंबर 7 या 8 है समथिंग, तो उसमें लिखा हुआ है। ओके, कहां से स्टार्ट होगा, स्मॉल सेविंग से। स्मॉल सेविंग बनेगी बड़ी सेविंग, बड़ी सेविंग का अपन जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो आप अपनी फैक्ट्री लगाओगे, या कि आप छोटा सा समझ रहे हैं फीमेल, यदि आप छोटे हो तो आप क्या करोगे, किराना स्टोर, बुटीक, या कि कुछ एक गेम पार्लर आप बनाओगे, तो उसमें क्या करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसमें कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल, PS1 2 जो भी आपके रहते हैं वो सब रखोगे। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ओके, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो सारे पैसे, अच्छा आपने एक फ्लैट खरीदा, वो भी इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। क्या ऐसे फ्लैट आएगा, नहीं, पहले आपने सेविंग किया, फिर उससे फ्लैट खरीदा, फ्लैट में रहने नहीं जा रहे हो, उसको रेंट आउट करोगे, फिर उससे पैसे आएंगे। तो ये सब क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का पार्ट होता है। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन दो टाइप के रहते हैं, ठीक है, इससे सिंपल समझते हैं कि कंजम्पशन आपके जो आप कंज्यूम कर रहे हो, एक गवर्नमेंट कंज्यूम करती है और एक हम लोग कंज्यूम करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंजम्पशंस रहते हैं। गवर्नमेंट कैसे कंजम्पशन चलता है वहां पास, उनका जो कुछ प्रोडक्टिव रहते हैं, कुछ अनप्रोडक्टिव रहते हैं। जैसे अनप्रोडक्टिव, या कि अपन कैसे बोलेंगे उनको, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करते हैं, तो कुछ क्या ट्रैफिक पुलिस वालों वहां पास प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैगी बना रहे हैं क्या, नहीं। ओके, कुछ रहते हैं उनके जो बहुत ही गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड रहते हैं, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज रहती हैं, कुछ सर्विस रिलेटेड रहती है। सो इस टाइप के कंजम्पशन फंक्शन रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जनरेट होता रहता है। और कुछ उनके और इन्वेस्टमेंट फंक्शन से बोलेंगे कि वो कुछ लैंड बिल्डिंग, कैनॉल, ब्रिज, ये सब बना रहे हैं। तो इन सब से क्या होता है, इकोनॉमी का पैसा क्या होता है, रोटेट होता रहता है। ये सब चीजें हैं, आपको एक बार देखना है क्या, आपका मन कर रहा है, मैं आपको दिखाऊं क्या, आपके पास भी बुक है ना, जो नेशनल इनकम का चैप्टर ओपन करो, मैं आपको दिखाता हूँ। बताओ पेज नंबर 61। अब उसमें आपको दिखाते हैं अपन, पूरे के पूरे टर्म्स आपको मिलेंगे। मैं यही रहता हूं, मिला क्या किसी को, क्या इसी, दो पीछे इनको, क्या करना चाहते हैं इसके साथ। ये देखो, पेज नंबर 66 में समथिंग है। अब मैं इतना बड़ा कंसेप्ट, मैं आपको बस ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि ये सब चीजें हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा टॉपिक अपन यहाँ पर सीख नहीं सकते। वहां कितना टर्म दिया है, कंजम्पशन फंक्शन, और उसके अंदर एक और क्या दे दिया है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसी के नीचे और क्या लिख दिया है, बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल के ऊपर एक पेज है पूरा, कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर पेज है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के ऊपर पेज है। ओके, पेज नंबर 66 में ये देखो, देखो क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है। अरे आप लोग कहां ध्यान है आपका, हो गया ना इसी स्टार्ट, डेंजर लोग दिख गए अभी, तुम गलत जगह बैठे हो और एसी के लिए पूछ लियो, सीखो इससे कुछ, थोड़ा सा साइड में मैं इधर पढ़ाता हूं। हम बात कर रहे थे, चाहिए क्या प्रसाद किसी को, नहीं ना, हाँ, हम बात कर रहे थे कंजम्पशन फंक्शन। देखो ये देखो, कंजम्पशन फाइनल कंजम्पशन कुछ होते हैं क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कुछ ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स,
which are used immediately, expenditure on durable goods like car, computer, television। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं क्या, जो खर्चे कर रहे हैं आप उसी को क्या बोल रहे हैं अपन अल्टीमेटली, कंजम्पशन फंक्शन। ओके, अब इन्वेस्टमेंट में देखो क्या है, refers to expenditure made by private businesses on replacement, renewal या कि न्यू इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर वो एक अलग ही कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, किसका, गवर्नमेंट का अलग है। ये अभी किसका चल रहा था कंजम्पशन, प्राइवेट का, और अभी ये किसका है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के भी दो दो तीन तीन टाइप के रहते हैं। देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से, इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन। तो यहाँ पास लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन ये सब करने के लिए कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, ये कंजम्पशन था। ये देखो, ये कंज्यूम हो गया, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, कुछ क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वहां रोड, रेलवेज, ब्रिज, डैम्स, कैनल, कोरिलेट कर पा रहे हो चीजें। तो ये सब कहां आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और हम पढ़ क्या रहे थे, कैसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को, जैसे देखो आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, पूरे कंट्री के अंदर लॉकडाउन था, तब भी बहुत बार मेट्रो, आप अपने यहाँ कहीं देख रहे थे मेट्रो रेल वगैरह के काम रुके क्या, नहीं। ये सब करने से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट रहती है, इनकम का फ्लो चलता रहता है। जब भी और यदि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो गवर्नमेंट और प्रोजेक्ट्स वगैरह निकालता है ताकि लोगों को और क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके पास भी पैसे नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक और दुनिया से लेके और यहाँ पास वो काम लाने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे, वो अपना घर खरीदेंगे, घर के अंदर का दुनिया भर का सामान बाय करेंगे। लोग शादी उसकी नहीं कर रहे थे, वो शादी करेगा, इतना खर्चा होगा। ओके, समझ में आ रहा है तुमको? फिर वो हर दिवाली को अपना दिवाली मनाएगा। तो वो चाहते हैं, तो ये सब क्या होगा, इन सब चीजों से अल्टीमेटली, बकवास वाली बातें छोड़ो, लेकिन क्या समझ में आ रहा है, वो टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, वॉशिंग मशीन खरीदेगा, घर के लिए सब खरीदेगा वो। तो पूरा चेन क्या होता है, पूरा बिजनेस साइकिल, जो पूरे इंडस्ट्री का पैसा वो क्या होने लगता है, सर्कुलेट होना चालू होता है। हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग होगा तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। समझ में आ रहा है? और डिमांड जिस चीज की बढ़ेगी, एक और फैक्ट्री लगाएंगे, लोग अपना बिजनेस और स्टार्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों के पास फिर पैसा जाएगा, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, फिर से कंजम्पशन करेंगे। ओके, दिस इज द होल साइकिल, जिससे आपका क्या बनता है, मेन हम पढ़ क्या रहे थे, हेडिंग क्या थी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ में आई? तो अब मैं जो कुछ बोलूं ना, धीरे धीरे कोरिलेट करने की कोशिश करना कि हाँ ये सब चीजें दी हुई हैं। उसका समरी कहां दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में। ओके, एक बार और प्रूफ किया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरा ही आप पढ़ चुके हो वैसे भी। बैक टू पवेलियन, आ जाओ। सो अब और आगे फिर से एक बार देखो, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या डिटरमाइन करेंगे नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एक्सप्लेन व्हिच फैक्टर्स determine the level of national income and employment, what causes fluctuation in level of income, output, employment। देखो ये आउटपुट भी मेजर रोल प्ले करता है। कैसे, फिर से एक बार सोच के देखो, इनकम होगी तो आप क्या करोगे, आप उसको एक्सपेंडिचर करोगे, किसी चीज की डिमांड करोगे, वो आप खरीदोगे, तो वो कहां से आएगा, आउटपुट, प्रोडक्शन करने से आएगा। प्रोडक्शन होगा तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सो देयर इज अ ह्यूज रोल। ओके, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन, वी हैव टू स्टडी, बोल रहा है, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कहां, आगे। ओके, वी हैव टू स्टडी बोल रहा है। ओके, तो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल, वो भी पार्ट एंड पार्सल है, किसको डिटरमाइन करने के लिए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने बिजनेस साइकिल भी आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो वो भी एक पार्ट एंड पार्सल है, किसको समझने के लिए, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो अब आते हैं फिर से, अब देखो कैसे कैसे टर्म्स हैं। अब मैं ये यहाँ इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ मालूम है, आपने भी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किया, फिर उसके बाद आपने जब फीचर्स और इंपॉर्टेंस पढ़ा, तो उसके अंदर सारे कंटेंट कहाँ के थे, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर के थे। इसी तरह सेम वे जब हम फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, तो वहां पर बार बार एक ही शब्द बोलेगा,
कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, बिजनेस साइकिल, जनरल प्राइस लेवल, तब आपको लगे अच्छा हाँ सर वही है। समझ में आ रहा है? तो ये तो पूरा क्रक्स ही है ना, स्कोप बता रहा है पूरा का पूरा। अरे नाम से आप फील नहीं कर रहे हो, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कितना स्कोप है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और वही कहां आएगा, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस में आएगा। आपने पूरा का पूरा क्या पढ़ लिया है, स्कोप पढ़ लिया, कितना बड़ा स्कोप है मैक्रो का, वो देखना है अपन। इसके अंदर आ रहा है जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब जनरल प्राइस लेवल कैसे आता है, एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल कंज्यूम बाय द कंज्यूमर थ्रू आउट द डे, एक दिन का ये जनरल प्राइस। इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई। ये दोनों चीज समझ में आई, अभी अंदर देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शो हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। एक प्राइस इंडेक्स होता है, यहां लिखा नहीं है, बता देता हूं। प्राइस इंडेक्स होता है, उससे प्राइस लिया जाता है, एवरेज निकाला जाता है, और वहां से क्या डिसाइड होता है, जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट। और ऐसी वो कॉजेस बताएगा, कॉजेस भी बताना जरूरी है। प्राइस बढ़ रहा है तो वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर चल रहा है, या कि इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया है, या कि आपके यहाँ वेदर कंडीशन प्रॉपर नहीं थे, या कि आपके रिलेशंस खराब हो गए थे फॉरेन कंट्रीज से, इसके कारण भी आपके क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। सब समझ में? अब ये चीजें आपको क्यों समझ में आएंगी, कुछ ना कुछ आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया है, नहीं तो कुछ कोरिलेट नहीं होता है। मानो बच्चों, आप फर्स्ट चैप्टर जिसने जिसने पहले ट्राई किया ही होगा, कॉलेज में पढ़ाया हो, मैं ऐसा नहीं, कॉलेज नहीं पढ़ाया होगा, सॉरी सॉरी, ये रिकॉर्डिंग में नहीं है, अपना गलती, पढ़ाया होगा आपने, पढ़ा होगा, आपको समझा होगा, मेरी गलती होगी। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सो ये जनरल प्राइस लेवल एक इंपॉर्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये बहुत काम करती है किस केस में, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कहीं ना कहीं प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा है ये, एवरेज प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा है ये। और जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है वो किसका इन्फ्लेशन, हम लोग के इंसान का। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट जो है, उसकी जब महंगाई बढ़ती है, जब एक्सपेंसिव होती है चीजें, उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। आज मेरे से रहा नहीं जा रहा, आपको मैं इन्फ्लेशन का मतलब समझा ही देता हूं। बहुत सालों से चला आ रहा है, मैंने आपको बहुत बार बोला, सिंपल टर्म्स में आपको मैं आज समझाता हूं, उसको कंट्रोल कैसे करना है वो टाइम लगता है। मैं इन्फ्लेशन आपको समझाता हूं। इन्फ्लेशन मतलब आप सबको पता है क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइस राइज हो गई। प्राइस राइज कैसे होते हैं, जब आपके पास क्या होता है, मनी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। जैसे इन्फ्लेशन डिफरेंस समझने की कोशिश करना, आपके पास पैसे भर भर के आ रहे हैं, कोई कीमत नहीं है। उसने बोला मिल्क आज से 60 रुपीज लीटर, अरे लेना, मिल्क दे, मैंने क्या बोला तेरे को, मिल्क दे, पैसे किसने पूछे तेरे से। समझ में आ रहा है? तो जब इंसान के पास पैसे, अब जैसे अब आपको रिलेट करके देखना, बहुत लग्जरी फ्लैट्स बन रहे हैं, ओके, जब आपके पास पैसे ही उतने नहीं रहेंगे, आप कैसे लेने जाते हो फ्लैट, लोन लेके। अब उसका मैं लॉजिक बताता हूं, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, बहुत ज्यादा, आप लोन लोगे नहीं, पैसे आपके पास आएंगे नहीं, बिल्डर के पास आएंगे पैसे नहीं, मनी क्या होगी वहां पास, कम। अब मैं बताता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस केस में क्या रहेगा, कम। रेट कम रहेगा तो क्या मिलेगा आपको, लोन। लोन लोग क्या लेंगे, ज्यादा, ज्यादा लेंगे, उनके पास क्या आएगा, मनी। अब पैसे आएंगे तो सर फ्लैट इतना मस्त था ना, कंट्रोल ही नहीं हुआ। जनरली वो 1.5 करोड़ में मिलता है, मैंने 2.5 करोड़ में खरीदा है उसको। 2.5 CR प्राइवेट स्विमिंग पूल है, एकदम आसमान दिखता है स्विमिंग पूल से। अब ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज यू हैव मनी। तो जिसके जैसे ही पैसे आपके, अभी आप कंटिन्यूअसली सुन रहे होगे कि अब गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो अभी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने वाली है। अभी समझने की कोशिश करो, वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, रेट बढ़ेगा, बताओ क्या होगा, रेट बढ़ने से लोन लोग क्या लेंगे, कम लेंगे, कम लेंगे तो मनी क्या होगा मार्केट के अंदर, कम होगा, तो प्राइस अपने आप क्या होगा, डिक्रीज। अब बिल्डर क्या बोलेगा, भाई 2.5 करोड़, भाई 1 करोड़ दे दे, ले ले मेरा फ्लैट, क्योंकि कोई लेने को तैयार नहीं है। लेने क्यों तैयार नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, और साथ में लोन उतना क्वांटिटी में मिल भी नहीं रहा है।
जब देखो किसी भी चीज का, अभी आप डिमांड और सप्लाई पढ़ के आए हो, किसी भी चीज की डिमांड कब बढ़ती है? जब बायर्स क्या होंगे, डिमांड पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। जिसको देखो वो 2.5 सीआर का फ्लैट लेने को तैयार है, प्राइस क्या होगी? अपने आप बढ़ेगी, लोग पे करने होते हैं। अरे तू नहीं देखना है, तेरे को किस चीज करना है, चल साइड, अरे उसको आने दो। समझ में आ रहा है? सो आप क्या इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं? मैंने ये जो नीचे लिख दिया है ना, उसी को बोलते हैं क्या? डिफ्लेशन। मतलब प्राइस क्या हो गई है मार्केट में, गुड्स की कम हो गई है। कैसे? क्योंकि मार्केट में प्राइस मनी क्या है, कम है। क्यों कम है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, लोगों को लोन कम मिल रहा है, और इसी कारण क्या है, मनी लोगों के पास कम है, इसलिए प्राइस क्या होगी। अब छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेन, पहले जो 10 चीज लेते थे अब वो एक चीज लेंगे। क्यों ले रहे हैं वो? क्योंकि पैसे ही नहीं है उनके पास। अरे सोचो, सिर्फ लोन से आप इस तरह सोचो, एक बिल्डर से ही सिर्फ कोरिलेट करते हैं। बिल्डर के यहाँ कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, वो क्या करेगा, सबको निकालना चालू करेगा। ठीक है, तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, फिर उसके बाद वो जितना बिल्डिंग बना रहा था, जितनी फैसिलिटीज दे रहा था, उसके अंदर वो क्या करेगा, कम मैन्युफैक्चर करेगा, उतना कम टाइल, शॉप, मटेरियल, सब कुछ क्या लगेगा, कम लगेगा। तो जितने लोग उसको सप्लाई कर रहे थे इंडस्ट्री, वहां पास भी कम। कितना, मैं सिर्फ एक सेक्टर में क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी तरह हर चीज में होता है। समझ में आ रही है क्या फर्क? तो क्या होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ, ये इन्फ्लेशन बहुत है, तो गवर्नमेंट, आप भी गवर्नमेंट की जगह रहते तो क्या करते? रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देते। आपके समझ में सिर्फ एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है? बैंक इंटरेस्ट रेट। तो ये रेट ना बहुत टाइप के रहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बहुत सारे, बैंक रेट, बहुत सारे रेट रहते हैं। ये सारे रेट कौन मैनिपुलेट करता है? यस। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? सो इस तरह होता है क्या, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को। अब इसी चीज को बहुत अच्छे से समझोगे, जिसका एनालिसिस होगा। जैसे अब मैं, अब आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि मनमोहन सिंह जी अभी ना पीएम है, ना फाइनेंस मिनिस्टर है, कुछ नहीं अभी, राइट? और वो आरबीआई के गवर्नर वगैरह भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना कंसर्न था कंट्री के बारे में, उन्होंने एक ही वर्ड बोला, आपको सुन के अजीब लगेगा। उन्होंने बोला कि यूएस डॉलर को कभी भी छोड़ना मत। किसने 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 सुना ये स्टेटमेंट? सुना है? हाँ, वो फ्यूचरिस्टिक वो देख पा रहे हैं कि बोलते हैं डॉलर को छोड़ना मत। और मैंने डॉलर का भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है क्लास में, व्हाई डॉलर इज इंपॉर्टेंट। देखो, किसी भी चीज करेंसी का रेट क्यों है या उसकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो मैंने आपको ध्यान आएगा, मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे ही रिसेशन आ रहा है तो लोग किस चीज के ऊपर भागेंगे? जिसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट हो, जो ज्यादा फिक्स हो, जो ज्यादा स्टेबल हो। और डॉलर ही सबसे ऐसी करेंसी है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सब रिसेशन के टाइम पे अपनी करेंसी या दूसरे कंट्री की करेंसी को लिक्विडेट करना चालू करते हैं, दे देते हैं, और उसके अगेंस्ट में क्या सब लेना चालू करते हैं? डॉलर। तो डॉलर की डिमांड क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो आपकी वैल्यू अपने आप क्या होने लगती है? कम होने लगती है। इसलिए अभी इंडियन करेंसी का रेट वगैरह क्या हो रहा है? वैल्यू कम हो रही है। बोले नहीं सर, 80 रुपीज बढ़ तो गया। अरे बढ़ नहीं गया, आपको $1 खरीदने के लिए अभी 80 रुपीज देना पड़ेगा। तो आपकी वैल्यू की, आपके करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है रिसेशन के बारे में। ओके, जो इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, इसीलिए कंट्री ने, ये भी ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको बताया है, इसीलिए कंट्री ने जो डिसीजन लिया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर क्या किया, उन्होंने रिलीज कर दिया। ओके, क्यों रिलीज कर दिया? वो डिमांड कर रहे थे, हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो मार्केट में क्या रहे, बैलेंस बना रहे, और प्राइस गिरेगा। सिंपल है। ओके, क्योंकि आपकी करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब कंट्री इंडियन रुपीस को छोड़ रही है, समझ लो। ओके, तो मार्केट में बहुत ज्यादा वो क्या हो गया है, तो खुद की करेंसी खरीद लो और डॉलर दे दो। तो मार्केट में रुपीस क्या हो गई, फिर से नॉर्मल हो गई।
जितना चाहिए था उतना ही रिक्वायरमेंट है। यदि किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट या की रिक्वायरमेंट से ज्यादा रहेगा वो चीज, तो उसकी प्राइस क्या होने वाली है, कम ही होने वाली है। फिर वही है, जब जाओगे आप मार्केट में तो वो टेम्पो में आएंगे कांदा भर के, और प्याज, कांदा, ओनियन, तो बोलेंगे 100 रुपए में 20 किलो। हल्ला करते हैं ना, क्यों होता है? किसी भी चीज का प्रोडक्ट यदि मार्केट में सप्लाई क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होती है, कम होती है। अब पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज अ स्मॉलर टर्म एंड डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। ये कहां पढ़ा था आपने? ये मत बोलना अभी, लास्ट ईयर कौन से चैप्टर में पढ़ा था? फर्स्ट ही चैप्टर में था। क्या था? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों में डिफरेंस रहता है, दोनों अलग अलग टर्म है। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, गरीबी वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करता है, ध्यान आ रहा हो। और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स एंड ऑल थे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह, लिविंग इंडेक्स वगैरह के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया था। इट आल्सो सजेस्ट द स्ट्रेटजीज फॉर एक्सप्लोइटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज ऑलमोस्ट अ लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सब चीजें आ जाती हैं। समझ में आ रहा है? थ्योरी ऑफ मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको थोड़ा सा आप कोरिलेट करना। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम, कि उसमें से इसका शेयर कितना है। किनका? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का, मतलब लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसमें शेयर कितना है। तो ये यहाँ पर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने माइक्रो लेवल में भी देखा और मैक्रो लेवल में भी देखा। अब आते हैं हमारे पास अभी आने वाला, एक बार जल्दी से देख लो क्या क्या आपने पढ़ा। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर आपने जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन के बारे में देखा, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड मैक्रो लेवल में जो है ग्रोथ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने देखा। देखो क्या है, सुनो, अपने आप को मैं बहुत संभालता हूँ। हाँ, कुछ लोग मेरे टारगेट में आ जाते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। पूरे लेक्चर में या तो बुक में, नहीं तो इधर साइड देखना, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। और ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, आप बहुत गलत जगह बैठे हो। तो आप क्राइटेरिया में आ गए हो, अभी भी समय है, या तो क्लास के बाहर, नहीं तो क्लास बेंच में जाके बैठो, अभी भी समय है। नहीं तो जाओ जाओ जाओ, लास्ट बेंच पे बैठो। मतलब मौका ढूंढते रहते हो, बेशर्मी की हद नहीं है। और क्या चाहते हो, मैं क्लास से एडमिशन कैंसिल करके भगाऊंगा मैं? अरे डॉलर के बारे में क्लास में बात करने की क्या जरूरत है, पूरी क्लास तो बैठी है और पूरे हिट लिस्ट में हो। अच्छा होगा मेरे क्लास में नहीं हो तुम, मेरे बैच में फंसते ना, मैं कभी नहीं छोड़ता। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ चलता है। कल से यहाँ बैठोगे मेरे लेक्चर में, कभी भी आओगे तो फर्स्ट बेंच में, और अपना पढ़ने को निकल जाना यदि अपना प्यारा है तो। चलो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जितने भी फीचर्स हैं अभी अपन देखेंगे। चलो पहले स्कोप को फिर से एक बार बताओ क्या क्या है। सबसे फर्स्ट था इन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला है। दूसरा क्या बोला है, बोलो, देख के बोलो। इन्फ्लेशन के बारे में बोला है, जनरल प्राइस में, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट में तो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब फिर से बात करें स्टडी ऑफ एग्रीगेट। बताओ इसके अंदर क्या रहेगा, उसके फीचर्स है। स्टडी मतलब ये किसके बारे में स्टडी करेगा, बोलो, देख के बोलो। होल इकोनॉमी, उसके अंदर एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्री नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, तो मतलब सब आप लिख सकते हो। ठीक है, सो हो गया। थ्योरी ऑफ इनकम थ्योरी, इनकम थ्योरी के बारे में क्या बोला है? इकोनॉमिक स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट एलिमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट बोला है, एंड सोशल अकाउंटिंग। सो इनकम थ्योरी मतलब नेशनल इनकम के बारे में यहाँ पर पूरा कवर होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऐसा एक पूरा का पूरा चैप्टर था।
सबने देखा है पूरी क्लास में। अभी सोचो इसके साथ क्या करना चाहिए, इसकी आरती की थाली कोई लाता है? हाँ, कैसे लोग रहते हैं, क्या चाहते हैं वो दुनिया से। अब समझ में आ रहा है देश किस दिशा में जा रहा है। मोदी जी देख लेते ना, आज अपना पीएम का पद छोड़ देते। ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे ऐसा क्या किया होगा उसने, बताऊंगा तो आप गिर जाओगे, चेयर में बैठे होगे और बेड पे जो सो रहे होंगे तो और इत्तेफाक ऐसा है ना कि वो जब बराबर से वो कर रहा था ना, तभी मेरा ध्यान चला गया। ऐसा भी होता कि वो कर लेता और ध्यान ना जाता। तुम्हारा भी असली प्यार है क्या वो? और तुम भी इन दोनों के बीच में क्यों बैठते हो? यहाँ ना आजकल लड़की लड़के में टेंशन नहीं रह गया, लड़का लड़की टेंशन रहे तो चलता है। यहाँ लड़कों में आजकल मेरे को प्रॉब्लम हो गया है। इतना प्यार तो लड़की लड़की में नहीं देखा मैंने। नहीं रहता है प्यार, नहीं दिखाने का पब्लिकली ना। भाई मैंने अलग कर दिया हो, दो जोड़ों को मिलाना बहुत पुण्य का काम है। बैठो बैठो, साथ में बैठो जाके। भगवान मेरे को माफ करना, मैंने दो जोड़ों को जुदा किया। मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया, गवर्नमेंट देश के उच्च न्यायालय ने बोला है कि सब चलता है, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। सही बोलते हैं, आने वाला जमाना ना, आप अपने बच्चों को बोलो बेटा सिर्फ लड़की लाना घर में। जनरली हमने देखा है लड़कियां ऐसे बहुत ज्यादा बुटुल और एकदम, देखो कितने दूर दूर बैठी हैं बेचारी। और यहाँ देखो लड़कों को ही देखो, आपस में ही पूरी जिंदगी देखो, देखो कितना डिस्टेंस है, यहाँ एक वहां वहां कैसे कैसे बैठे फैल फैल के। और लड़कों को देखो, चलेगा, सब मंजूर है इस दुनिया में। इनकम थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में बता रहा था। ये इसका कभी एक चैप्टर हुआ करता था। इसमें भी क्या है, ओवरऑल टोटल। इसी का रिमोट किधर, थोड़ा इसको ठीक से करो, अच्छे से करो। सबको ठंडी लग रही है, 17 में रखे हैं भैया। मेरा मेरा छोड़ दो। जाओ 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 वहां पर। हाँ ठीक है, चलेगा। So it explains the causes of fluctuation in the national income that leads to business cycle and inflation and deflation. तो समझ में आ रहा है, फिर से सारे टर्म्स कहाँ के यूज कर लिए, पूरे पूरे उठा के हमारे स्कोप से उठा के यहाँ बस यूज कर लिए। उसने क्या क्या बोला, एक्सप्लेन क्या कर रहा है, कॉजेस किसका, फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में कैसे फ्लक्चुएट होगा, एंड विच लीड्स टू द बिजनेस साइकिल, एंड दैट इज बिजनेस साइकिल क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में बोला है। जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इक्विलिब्रियम आपको मैंने बहुत बार पढ़ा है, बताओ क्या बोलते हैं, इक्वल मतलब कुछ तो इक्वल इक्वल हो रहा है। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट, लार्ज एग्रीगेट क्या, देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। जर्नल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड द प्राइस इन द होल इकोनॉमी। सो यहां पास इस बिहेवियर, किसके बिहेवियर को, डिमांड एंड सप्लाई के बिहेवियर को वो पूरा एनालिसिस करता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जिसके अंदर क्या होगा, प्राइस इक्विलिब्रियम के बारे में ही एक्चुअली यहाँ पास डील हो रहा है। जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है, डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई एंड द प्राइस। इंटरडिपेंडेंस मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे बिजनेस साइकिल हो गया, कंजम्पशन फंक्शन हो गया, तो सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। कोई अलोन कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ भी यदि चीज बंद हुई तो सब कुछ क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो फिर से रीड करोगे तो सब अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, रीड करो। इंटरडिपेंडेंस किसके हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइस लेवल हो गया, सब एक दूसरे के ऊपर क्या है,
इंटरडिपेंडेंस है। जैसे ही चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा लेवल, फाइनल रिजल्ट चेंज होगा नेशनल इनकम में, एंड लेवल ऑफ आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंजेस होने वाला है। सब क्या है इसके एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है। लंपिंग मेथड, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। एक वहां कौन सा था, स्लाइसिंग मेथड, और यहाँ पास लंपिंग मेथड। स्लाइसिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट में, लंपिंग मेथड होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट, उसको स्टडी, होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। वो बॉल्डिंग है, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। क्या एक्सप्लेन किया, वाह वाह। This reveals the difference between the micro and macro. तो lumping method क्या distinguish कर रहा है, micro and macro को बता रहा है कि ये lumping as a whole part of the economy को study करता है rather than growth model। किसके बारे में बोला है, growth model आपको क्यों बोल रहा है ये, various factors that contribute to the economic growth and development. It is useful for developing growth model. These growth models are used for studying economic development. For example, Maloney's growth model emphasized on the basis of heavy industry. So इस टाइप से चीजें हैं। अब आपको ये बड़े बड़े शब्द आपको संभालने पड़ेंगे, तब जाके आपको क्या होगा, इसमें कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पास भी अभी हमने जस्ट अभी स्टडी करके आए, क्या है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो क्या अंदर लिखा हुआ है, determination and the changes in the general price level are studied in the macroeconomics। उसी चीज को बोल रहा है बस कि अभी उसको स्टडी करते हैं। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज, देखो यहाँ लिख दिया इसने, अच्छी बात है, एवरेज ऑफ ऑल द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में, उसका प्राइस इंडेक्स मिल जाता है, प्राइस इंडेक्स से सारे प्राइसेस लेते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, उससे क्या निकल आता है आपका जनरल प्राइस लेवल। पॉलिसी ओरिएंटेड क्यों बोला गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड। आप हमेशा देखोगे ना, हर जगह ना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज हैं, बिजनेस साइकिल का एक फ्लो है, तो देयर इज अ सम फॉर्मूला, आप बोल सकते हो इंटरडिपेंडेंस या बैक टू बैक सब चीजें एक से सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। तो सब चीज, जैसे मैंने अभी इन्फ्लेशन के बारे में बताया, अब आपको पता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक आपको पता है कि रेट में हमको खेलना है, और हर बार गवर्नमेंट यदि एक ही रेट पे खेलेगी तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, या तो एक रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, नहीं तो एक रेट बहुत नीचे चला जाएगा। इसलिए वो क्या करती है, हर बार कुछ ना कुछ होता है, तो हर रेट में से कोई ना कोई रेट अकॉर्डिंगली वो चेंज करती रहती है। उसके पास बहुत सारे रेट हैं, जब वो रेट पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि वो रेट का रोल क्या है। हाँ, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। जरूरी नहीं है आपका हमेशा जब बैंक से लोन लेने जाते हो उसी बस का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करे। देयर आर सो मेनी रेट्स अवेलेबल विद द आरबीआई, अकॉर्डिंगली जब वो चेंज करती है तो अल्टीमेटली आपका एंड यूजर का जो लोन है उसमें इंपैक्ट पड़ता है। चलो अब इंपॉर्टेंस में आते हैं, क्या बोल रहे हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेटली फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी में उसका क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल है। हेडिंग से समझ में आ रहा है, क्या आइडिया देता है, idea of functioning an economic system helps understand the behavior pattern of the aggregate variables in a large complex economic system। को समझने में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हेल्प होती है। फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के बारे में बोल रहा है कि इन सब का एनालिसिस कॉजेस द फ्लक्चुएशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स यदि नहीं होता तो बताओ नेशनल का जो इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है उसके फ्लक्चुएशन को आप समझ पाते नहीं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी कर पा रहे हैं, तभी हम उसको क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। Makes attempt to control them or reduce them their severity। ऐसा नहीं है कि इसको पूरा अपन हटा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नेशनल इनकम क्या है, immense importance of the study of national income and social accounts। Without the study of national income not possible to formulate the correct economic policies। यदि national income जैसे distribution of national income या national income बराबर से हम स्टडी नहीं कर पाते, कितनी क्या नेशनल इनकम है, सो नेशन की इनकम, नेशनल इनकम मतलब क्या, टोटल देश जितना कमा रहा है डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो वही क्या है नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम जो अपन बोलते हैं, नेशन का इनकम मतलब टोटल नेशनल इनकम, सबकी इनकम को एग्रीगेट कर लिए तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इनकम, तो सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है, एवरेज है। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी देखो
जितनी हेडिंग हो या अंदर का कंटेंट हो वो कहां से आएगा, आपके स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से। Development advanced studies in macroeconomics help to understand the problem of our developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth, difference in the standard of living। ये सब किसके अंदर आएगा, स्टडी करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हर जगह सजेशन एंड स्ट्रेटजीज है, इसीलिए इसको क्या बोला है कीन्स जी ने भी, ये साइंस एक टाइप का फॉर्मूला बेस्ड है, ओके, जो सिस्टमैटिक है। सो बताएगा ये प्रॉब्लम है तो ये कर लो, ऑलरेडी उसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, रेट्स वगैरह को फ्लक्चुएट करना है अकॉर्डिंगली। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, तो डेफिनेटली जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हो तो क्या पढ़ने को मिलेगा, हेडिंग से समझो, इकोनॉमी के बारे में पूरा परफॉर्मेंस समझ में आएगा। यदि नेशनल इनकम का कंसेप्ट देश के अंदर ना होता और हम मनी टॉपिक के अंदर भी हम पढ़ते हैं, आपका पहले 12th में मनी चैप्टर हुआ करता था जो कि कहाँ चला गया है 11th में, एग्जैक्टली एज इट इज। तो मनी टॉपिक में ऐसा बोला गया है यदि मनी किसने इन्वेंशन नहीं किया होता तो नेशनल इनकम जैसे कोई कंसेप्ट दुनिया में होते ही नहीं। हम काउंट कैसे करते, शेल्स काउंट करते, तुम्हारे पास कितने शेल्स हैं, समझ में आ रहा है क्या, वो मनी का जो इन्वेंशन था उसी कारण आज हम नेशनल इनकम या इनकम के बारे में बात कर पा रहे हैं। Analyze the performance of the economy. National income estimates the used to measure the performance. Definitely, national income से ही क्या समझ में आता है कि performance economy की over the period by comparing the production of goods, services over the time one period to another period हम कर पाते हैं, इसलिए क्या निकल के आता है हमारा इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है कि डिक्रीज हो रहा है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स कौन से हैं आपके, main economic problems related to economics such as behavior of total income, output, employment, general price level, इसके बारे में आप क्या कर पा रहे हो, स्टडी कर पा रहे हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप लोग को तो सब याद हो गया, सर हर जगह उसने एक ही चीज घुसेड़ा हुआ है, क्या घुसेड़ा है, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ओके। तो वही होने वाला था। मैंने आपको ये कब बता दिया था, पढ़ाने से पहले ही बता दिया था, अच्छे से पढ़ लो क्या स्कोप को, उसके अंदर के कंटेंट को, उसी से रिलेटेड सब चीजें रहेंगी। समझने में आपको काफी कुछ चीज रिलेट हो रही है। और समझो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे, नेशनल इनकम, उसके फॉर्मूला, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, बिजनेस साइकिल, सब, तब तक ये तो क्या हो जाएगा एकदम परफेक्ट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला तो बताओ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंजम्पशन या बिजनेस साइकिल, ध्यान आ रहा है, नेशनल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, किसका, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना वो एक साइकिल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प एनालिसिस द जनरल प्राइस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इन एन इकोनॉमी। क्या बोलना चाह रहा है, हो गया क्या, और ये डिफरेंस है, मीनिंग डिफरेंस में आ जाएगा, टूल्स है, ये इंडिविजुअल डिमांड है, वो एग्रीगेट डिमांड है, ये इंडिविजुअल सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई है, स्कोप यहाँ पर सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसिंग फैक्टर, प्राइसिंग। तो स्कोप के अंदर ध्यान आ रहा है, स्कोप की सारी हेडिंग्स लिख दी है, ओके। लंपिंग मेथड, यहाँ स्लाइसिंग मेथड, तो मतलब कुछ ना कुछ आप जितना पढ़ा है उससे क्या बनने वाला है आपका डिफरेंस, यहाँ जितना दिया है वो सब बहुत नॉर्मल है। इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ बस इंपॉर्टेंस किसका है, प्राइस डिटर्मिनेशन का है, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजंस में है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंस की कुछ कुछ हेडिंग्स को लिखा हुआ है। और यहाँ पास इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। थ्योरी यहाँ पास प्राइस थ्योरी है और यहाँ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। वहां पास प्राइस थ्योरी क्यों बोला गया, वहां पास दो प्राइसिंग थी, फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, ओके। यहाँ पास क्या बोला गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के बारे में बोला है। एग्जांपल यहाँ पास इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। और लिखने को डिफरेंस बिटवीन, देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, बर्ड आई व्यू, ईगल आई व्यू एंड ऑल, बहुत कुछ रहता है, ओके। सो देयर आर सो मेनी थिंग। इसकी मेमोरी टेक्निक भी है, जैसे अब ये सब रिवीजन के टाइम पे अपन इसको कवर करेंगे मेमोरी टेक्निक्स को, ओके। ये वाला तो बहुत ही भारी हो जाएगा, फीचर्स है ना जितने, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड है ना, सब कवर हो जाएंगे इसके अंदर। जनरली इक्विटी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी। ये भाई क्या चाहता है तू मेरी जिंदगी से, अभी कहाँ आ गया है, अरे यार कहाँ है,
ये क्या ऊपर नीचे चल रहा है, ये अपन बाद में देखेंगे, लेकिन आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। सो जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी, जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। ठीक है, सभी हेडिंग जर्नल आपका जनरली मालूम है आपको क्या है? जनरल प्राइस लेवल, इक्वी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, स्टडी ओरिएंटेड, ये सब आपका लाइन से दिया हुआ है, आप देख लीजिए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर ऐसे। जनरल प्राइस लेवल, पॉलिसी ओरिएंटेड है, इनकम इनकम थ्योरी है, ग्रोथ ग्रोथ मॉडल है, इंटरडिपेंडेंस है, लपलपाओगे क्या है आपका? लंपिंग मेथड है। देखो फिर से एक बार देख लो, जनरल जनरल इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, जनरल प्राइस लेवल है। फर्स्ट क्या है? जनरल प्राइस लेवल, इक्विलिब्रियम है, जनरल इक्विलिब्रियम, ओरिएंटेड पॉलिसी ओरिएंटेड, इनकम इनकम थ्योरी, ग्रोथ ग्रोथ मॉडल, इंटरडिपेंडेंस, लपलपाओगे लंपिंग मेथड। एक बार फिर से इसको देख के बोलते हैं, देखो कैसा है। जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी, जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होगे लपलपाओगे। ओके, फिर से एक बार बोलो सब साथ में, जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी, जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। जनरली जनरल प्राइस लेवल, इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ओरिएंटेड पॉलिसी ओरिएंटेड, इनकम इनकम थ्योरी, ग्रोथ ग्रोथ मॉडल, इंटरडिपेंडेंस एंड लपलपाओगे लंपिंग मेथड। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बोलेंगे पूरा, पहले ये बोलते हैं, जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी, जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। जनरली जनरल प्राइस लेवल, इक्वी जनरल इक्विलिब्रियम, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ओरिएंटेड पॉलिसी ओरिएंटेड, इनकम इनकम थ्योरी, ग्रोथ ग्रोथ मॉडल, इंटरडिपेंडेंस, लपलपाओगे लंपिंग मेथड। जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी, जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। उसकी मीनिंग बराबर है। जनरली क्या होता है, एकदम इक्वली आप लाइफ में स्टडी ओरिएंटेड होने से आपकी इनकम में क्या होगा? स्टडी ओरिएंटेड होगे, जॉब लगेगी तो इनकम ग्रोथ होगी, जिससे आप क्या होगे? इंटरडिपेंडेंट होगे, उससे फिर क्या करोगे? ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस के बारे में, मेमोरी टेक्निक, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो डिवीजन में देखेंगे अभी, ठीक है। यहां बात से होता है आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस लेक्चर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।